नमस्कार विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा था। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। इस वीडियो के अंदर हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। उससे पहले हम वापस वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनको एक बार दोबारा और देख लेते हैं। वर्ण वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके। जैसे शब्द हमने लिया पानी, पानी शब्द के पा और नी टुकड़े हुए, लेकिन इनके और टुकड़े किए जा सकते हैं। लेकिन इनके और टुकड़े करने के बाद में पै, आ, न और ई, इनके टुकड़े करने के बाद में इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हम कह सकते हैं कि यही जो ध्वनियां हैं, यही वर्ण है, वर्ण कहलाते हैं, यही वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण ध्वनियां दो ही प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्णों वर्णों या ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से भाषा बनती। इस प्रकार ये भाषा निर्माण का तरीका है, नियम है। साथ ही साथ जो वर्ण होते हैं वे भाषा के मूल होते हैं, यानी कोई सी भी भाषा हो वो बिना वर्णों के बन ही नहीं सकती। अब आगे इनको, वर्णों को या भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए अगर हम मुंह से बोल रहे हैं तो वे ध्वनियाँ प्रकट होती हैं और उनसे हम हमारी बात को समझ जाते हैं। लेकिन बोलने के साथ साथ ही भाषा को लिखना भी पड़ता है और भाषा के लिखित रूप के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो लिपि क्या है? लिपि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण ही कहलाते हैं, पर वे जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, और साथ ही साथ जो देवनागरी लिपि है वह केथी और महाजनी लिपि के अंदर भी लिखी जाती है। अब आगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता के बिना बोले नहीं जा सकते, अर्थात जिनको बोलने में हम स्वरों की सहायता लेते हैं वे ही वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनका हम वर्गीकरण करें, व्यंजन कितने वर्गों में हम बांटते हैं तो वो देखते हैं। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में व्यंजन कै वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, ये वर्ग और ये वर्ग नहीं, अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन। ये 33 जो है व्यंजन हमारे हिंदी भाषा के अंदर होते हैं। कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनका जब उच्चारण हम करते हैं तो हमारे मुख विवर में कंठ, तालु, मूर्धा आदि से वायु मुख विवर से बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। य, र, ल और व, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका ना तो हम उच्चारण स्वरों की तरह करते हैं और ना ही व्यंजनों की तरह करते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कई जगह इसका अंतस्थ व्यंजनों का जो व्यंजनों की जो परिभाषा है वो ये भी मिलती है कि इनका इनका जो स्थान है वो स्वरों के बाद में और व्यंजनों से पहले होता है या इनके बीच में होता है, इसलिए भी इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन श, श, स और है, ये ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में घर्षण के साथ मुख विवर से बाहर आती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। साथ ही साथ हिंदी के अंदर संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, क्ष, त्र, श्र और गे। उत्सिप्त व्यंजन भी होते हैं, ड और ढ। अयोगवाह ध्वनियां होती है, अन और अह, और स्वर होते हैं 11। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। अब हम व्यंजनों को कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण करें तो ये दो आधारों पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला जो आधार है उच्चारण स्थान के आधार पे है, और दूसरा जो वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पे है। उच्चारण स्थान के आधार पर कहाँ कहाँ के मुख के किस किस अवयव से व्यंजनों का उच्चारण हो रहा है उनको हम उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर कि हम किस प्रकार इनके उच्चारण करने में प्रयत्न कर रहे हैं, उसके आधार पर दो प्रकार ये जो है अभ्यंतर और बाहरी, अभ्यंतर और बाहरी दो
भाग इसके होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न को भी देखेंगे और बाहरी प्रयत्न को भी देखेंगे। पहले हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर प्रकार, व्यंजनों का प्रकार, व्यंजन और उच्चारण स्थान। कंठ व्यंजन क, ख, ग और घ और ञ, हण, है और विसर्ग। ये हमारे मुख विवर में जो कंठ होता है वहां से जो है ध्वनि निकलती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है और इनको कंठ ध्वनियां कही जाती है। अगली है तालव्य। तालव्य जो व्यंजन होते हैं च, छ, ज, झ, य और श, इनका उच्चारण स्थान हमारे मुख विवर में तालु होता है, इसलिए इनको तालव्य ध्वनियां कहा जाता है। अगला है मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, हण, साथ ही र और श, इनका उच्चारण स्थान हमारी मूर्धा से होता है, इसलिए इनको मूर्धन्य ध्वनियां कहा जाता है। अगला जो प्रकार है वो है दंते त, थ, द, ध, न और साथ ही ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है, यानी दंत हमारे जो जीव है वो दंत के टच होकर फिर हवा जो है बाहर आती है, इसलिए इनको दंते वर्ण कहा जाता है और दंत इनका उच्चारण स्थान है और दंते इनको कहा जाता है। ओष्ठे प, फ, ब, भ, म और व, इनको ओष्ठे व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में होठों का योगदान होता है। साथ ही नासिक के व्यंजन भी होते हैं। अगर हम ये पांचों ही वर्ग हैं क, च, ट, त और प वर्ग हैं, इनके पंचम वर्ण को अगर हम लें अण, य, अण, न और म, इनको नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। दंतोष्टे व्यंजन व और फ, इनका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों ही होता है, इनको दंतोष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। काकल्य ध्वनि है और विसर्ग, है और विसर्ग का उच्चारण स्थान हमारे कंठ के नीचे थोड़ा काकल होता है, इसलिए इनको काकल्य ध्वनियां भी कही जाती है। वत्स्य ध्वनियां, वत्स्य ध्वनियां ज, न, ल और स, इनको वत्स्य ध्वनियां कही जाती है। प्रयत्न के आधार पे, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का हम दो भागों में वर्गीकरण करते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाहरी प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, नासिक के उत्क्षिप्त व्यंजन, लुंठित संघर्षहीन व्यंजन, पार्श्विक और संघर्षी व्यंजन, इनमें इनका वर्गीकरण करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा वर्ण इसमें आता है। अभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्शी व्यंजनों के अंदर क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रथम चार वर्ण क, ख, ग, घ, त, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये जो वर्ण हैं इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। साथ ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन च वर्ग को कहा जाता है। च वर्ग में पंचम वर्ण को हम छोड़ दें, च, छ, ज और झ, इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन वही पंचम वर्ण, इनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं, अण, य, अण, न और म। उत्सिप्त व्यंजन या द्विस्पृष्ट व्यंजन द्विगुण और ताड़नजात, इन्हीं को ही कहा जाता है। उत्सिप्त व्यंजन द्विस्पृष्ट, द्विगुणित और ताड़नजात, ये ड और ढ, ड और ढ होता है। क्योंकि अगला जो व्यंजन है वह है लुंठित व्यंजन, इसी को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है और ये व्यंजन होता है र, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो वायु लुढ़कती हुई सी बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इनको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजन, इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये और वह को। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल, तो पार्श्विक व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो हवा जीभ के दोनों बगलों से बाहर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो ऊष्म व्यंजन है इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। श, श, स और है, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अगला
जो प्रकार हैं वह है बाहरी प्रयत्न के आधार पर। बाहरी प्रयत्न के आधार पे दो भेद हैं, श्वास वायु के आधार पर एवं नाद या कंपन के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर कि श्वास अल्प मात्रा में निकल रहा है या दीर्घ मात्रा यानी ज्यादा मात्रा में निकल रहा है। इसके दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ होता है उच्चारण में कम समय लगे। अल्प प्राण ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें कम समय लगता है। इनमें कौन कौन से आता है? प्रत्येक वर्ग। प्रत्येक वर्ग का अर्थ है कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इनका पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वे अल्प प्राण होते हैं। साथ ही साथ अंतस्थ जो व्यंजन है ये रे, ले और वे, ये भी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ये 15 होते हैं और ये 4 टोटल 19 होते हैं। साथ ही हमने स्वर पढ़े थे, स्वरों के अंदर भी हमने बात की थी कि स्वर भी अल्प प्राण व्यंजन अल्प प्राण ध्वनियां होती है। स्वर भी अल्प प्राण ध्वनियां होती है। इसलिए अगर कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या की बात की जाए तो वो 30 होती है। कुल अल्प प्राण वर्णों की बात की जाए, स्वरों की बात या व्यंजनों की बात नहीं कर रहे हैं, स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्णों के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी संख्या होती है 30। दूसरा श्वास वायु के आधार पर भेद है महाप्राण। महाप्राण का अर्थ होता है जब अल्प प्राण जो व्यंजन होते हैं, ध्वनियां होती हैं, उनसे भी दुगना समय इनके उच्चारण में लगता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग वही कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इसका दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वे महाप्राण ध्वनियां होती है। साथ ही साथ ऊष्म व्यंजन जो है वे भी महाप्राण ध्वनियां होती है। ऊष्म व्यंजन में श, श, से और है। कुल महाप्राण वर्णों की संख्या की बात की जाए तो 10 तो ये हो गई और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। इस प्रकार 14 वर्ण होते हैं। अल्प प्राण जो वर्ण है उनकी संख्या 30 हो गई और जो महाप्राण वर्ण है उनकी संख्या 14 हो गई। आगे हम देखते हैं नाद या कंपन के आधार पर। नाद या कंपन के आधार पर भी व्यंजनों का दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है, अघोष और सघोष, और सघोष को हम घोष भी कहते हैं। अघोष का अर्थ होता है जब स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं हो, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं हो तब उनको हम अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कौन कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग वही कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इनका पहला और दूसरा जो वर्ण है वह अघोष वर्ण होता है। कौन सा वर्ण होता है? अघोष वर्ण होता है। और जो ऊष्म व्यंजन है उनमें है को हम छोड़ देवें तो जो तीनों ऊष्म व्यंजन, तीनों से जो बचते हैं वो भी कौन से होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। इस प्रकार जो अघोष वर्ण है इनकी संख्या हो गई 5 दूना 10 और 3 13। इनकी संख्या कितनी हो गई? 13। इनकी संख्या हो गई 13। अगला जो भेद है नाद या कंपन के आधार पे वह है घोष या सघोष। घोष या सघोष का अर्थ होता है कि जब स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न हो तो वे सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। जब स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न हो तो हम उन वर्णों को घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, कै वर्ग का, चै वर्ग का, टै वर्ग का और पै वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष या सघोष है। साथ ही जो अंतस्थ व्यंजन है यह रे, ले और वे, ये भी घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों में जो है होता है, ये हमें ध्यान रखने की बात है क्योंकि जो और ऊष्म व्यंजन है तीनों से जो है
वे तो होते हैं अघोष, लेकिन जो है ऊष्म व्यंजन है वह होता है घोष या सघोष, इसलिए है होता है। और सभी स्वर भी घोष या सघोष वर्ण ही कहलाते हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या हो जाती है 31 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर बात की व्यंजनों की, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसकी बात की। इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखें। व्यंजन वर्ण से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं उन सबको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इससे बाहर एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछ सकता है व्यंजनों के अंदर से। और स्वरों के बारे में हमने पिछला वीडियो बना ही दिया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।